4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण। 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चुक तू चौहान। इस क्लास में बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है राजपूत वर्सेस तुर्क। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो, राजपूत वर्सेस तुर्क हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजपूतों को जानो, थे कौन भाई। राजपूत का उदय कहां से होता है? तो देखो, भारत में प्रतिहार वंश जब समाप्त हुआ उसी वक्त राजपूतों का उदय होता है। कैसे हुआ इस बात पर बहुत विवाद है। आप पढ़ोगे सतीश चंद्र, आपको पता चलेगा, बहुत विवाद है इस बात पर। तो हम लोग विवादों पर नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बात पर आएंगे। तो राजपूत समाज का आरंभ कहां से होता है, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है कि कहां से ये वंश कुल आया। बस इतना पता चलता है कि ये जो राजपूत थे, ये जमीन के लिए, परिवार के लिए, इज्जत सम्मान यानी रिस्पेक्ट के लिए और प्राइड के लिए लड़ते मरते थे। ये राजपूत कहां से आए इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलता। इनमें खूबी क्या था कि भाईचारा बहुत था, लेकिन अनुशासन का कमी होता था। एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते थे। हाँ, हिंदूवादी व्यक्ति थे, मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिए। और महत्वपूर्ण राजपूत वंश का अगर बात किया जाए तो एक हमें दिखेंगे कन्नौज के गढ़वाल, दूसरे हमें दिखते हैं अजमेर के चौहान, नेक्स्ट हमें दिखते हैं मालवा के परमार। ये सारे हमें दिखते हैं। तो पहले यहां पर बारी आएगा कन्नौज के गढ़वाल का। तो कन्नौज का अगर हम लोग बात करें, कन्नौज के गढ़वाल के बारे में बात करें तो 1080 से 1193 ईस्वी तक इनका रूल यहां पर चला। इनके जो फाउंडर होते थे वो कहलाते हैं काशी नरेश। काशी नरेश। चंद्रदेव नाम से एक व्यक्ति थे। चंद्रदेव जो थे वही कन्नौज में इस वंश को एस्टेब्लिश किए थे, गढ़वाल वंश को एस्टेब्लिश किए थे। नाम क्या था? चंद्रदेव। चंद्रदेव बिहार से रूल करना शुरू किए, दिल्ली तक पहुंचे। गोविंद चंद्र काफी फेमस इसके रूलर होते। कन्नौज, बनारस, इनके 2 राजधानी हुआ करती थी, इसलिए तो काशी नरेश कहलाए, काशी नरेश कहलाए। और इसमें एक बड़े फेमस रूलर हुए जिनका नाम है जयचंद। जयचंद के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि जयचंद के साथ क्या स्थिति हुआ, क्या नहीं, सारी चीजों को। दूसरे इसी तरीके से एक वंश थे अजमेर में, वो थे चौहान। सोनू जय हिंद। चौहान, अजमेर के चौहान के बारे में अगर हमें जानना है तो जानो जरा। ये जो अजमेर के चौहान थे मेनली, और ये भी अपने गर्व प्राइड के लिए बड़े फेमस रहे। चित्तौड़गढ़ काफी फेमस किला होने वाला, मुगल साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। उस चित्तौड़गढ़ के किले को ये जीत लिए थे। अजमेर में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट करवाते हैं। वही संस्कृत यूनिवर्सिटी आगे जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक इसे ही 2.5 दिन के झोपड़ा या अजमेर शरीफ नामक दरगाह में बदल देता है। कवि, संस्कृत, इन सबों को काफी संरक्षण देते हैं। इस वंश में जो सबसे फेमस व्यक्ति होंगे और वो होंगे पृथ्वी राज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ये वही व्यक्ति हैं जो 11 वर्ष के एज में मात्र रूल करना शुरू करते हैं। मात्र 11 के एज में, यानी ईयर था 1177। और इसी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है किससे? तो पहले तो जयचंद गढ़वाल से भी हुआ था, वैसे बाद में जब मोहम्मद गोरी से होता है, इसी में ये हार जाते हैं और फिर समस्या और खड़ा होता है। तो ये सभी राजपूत वंश साम्राज्य के, राजपूत वंश के कुछ फेमस व्यक्तियों के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे, चूंकि चैप्टर है अपना राजपूत वर्सेस तुर्की, तो तुर्कियों के बारे में देखते हैं। ये कहां से भैया टपक पड़े तुर्की? तो हुआ क्या, जब गजनी गया भारत से, जस्ट ए मिनट,
गजनी जब भारत से गया तो मैंने क्या बताया था कल क्लास में, वो इंडिया के लिए गेटवे खोल के गया है कि अब जिसको भी आना भैया आओ लूटो जाओ, ये वाला हिसाब हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे उस रीजन से, अफगानिस्तान वाले रीजन से। हिंदू मुस्लिम संबंध अच्छा होने लगा था, अरबी फारसी का केंद्र बन चुका था लाहौर, सब कुछ हो रहा था। उसी टाइम पीरियड में जब इंडिया का गेटवे खुल रखा है, कोई बड़ा रूलर नहीं है, उसी टाइम पीरियड में होता है क्या कि सल्जुक नाम से एक डायनेस्टी होता है, सल्जुक। ये जो सल्जुक डायनेस्टी होता है ये आगे बढ़ना चाहा, और आगे बढ़ने के क्रम में इसे मिला कौन, गजनी वाला इलाका मिला अफगानिस्तान का, पंजाब मिला, इन सबों से आगे बढ़ना चाह रहा था। तो इसी वंश में, इसी साम्राज्य में, सल्जुक वाले साम्राज्य में ही एक नया वंश आता है, ख्वारजिम वंश। ख्वारजिम वंश ईरान साइड के ये लोग थे, ईरान साइड से। ख्वारजिम में के जो लोग थे, ईरान साइड के लोग थे, ये आना चाह रहे थे इंडिया की तरफ। इधर सल्जुक वंश भी, वो भी आना चाह रहा है इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि इनके पास फैलने का कोई जगह नहीं मिल रहा। अगर मान लो यहां पर ये हैं, इधर को कैसे जाएंगे? क्योंकि यहां पर उनका बाप बैठा हुआ है, ईरान वाले खलीफा लोग। इधर इंडिया टूटा फूटा छोटा मोटा साम्राज्य का इलाका। तो हर कोई चाह रहा था कैसे हम इंडिया आए, क्योंकि इंडिया तो इजी पड़ रहा था, इंडिया आना चाह रहे थे। और इसी आने के क्रम में एक व्यक्ति का नजर जाता है जो कि गौर डायनेस्टी से था। जय हिंद आदित्य, जय हिंद। हाँ जी, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही क्लास स्टार्ट हुआ है, टेंशन मतलब। तो ये जो गौर है, गौर वंश से था, ये जो व्यक्ति थे इसके बारे में जानो। ये ख्वारजिम वंश की वजह से मध्य एशिया में तो फैल नहीं सकते, तो बढ़ेंगे किधर, भारत की तरफ। तो ये भारत की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। गौर वंश के उस वक्त सुल्तान हुआ करते थे, सुल्तान अलाउद्दीन, अपने आप को वर्ल्ड वर्नर, जहान सोज वर्ल्ड वर्नर कहा। इसी के बाद आता है इसी गौर वंश में कौन, पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, पहले नाम सुनो। सिहाबुद्दीन, सिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी का ही पूरा नाम है। ये क्या हुआ, 1173 में गजनी को जीता, जीत करके आगे बढ़ा, मुल्तान को भी जीत लिया, गजनी जीता, मुल्तान जीता, ये सब जीत करके अब आगे बढ़ा। कहां जाएगा, तो इंडिया की तरफ अब इसे रास्ता दिखा, इंडिया की तरफ आना चाहा। इंडिया आता भी है, पहले भीम सेकंड से भी युद्ध होता है गुजरात में। अल्टीमेटली ये था कौन भाई, पहले ये जानो। सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है, जो कि गौर वंश का मोहम्मद सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन समा के नाम से भी जाने जाने वाला व्यक्ति, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बाद, जो दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी है उसके बाद, ये तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी है जो भारत आता है। भारत आया, बहुत बार अटैक किया था भारत पे, और ये भारत पे रूल करना चाह रहा था। लेकिन भारत में नॉर्थ इंडिया में दबदबा था किसका, तो यहां पर दबदबा था पृथ्वीराज चौहान का। तो डेफिनेटली इसे पृथ्वीराज चौहान से लड़ना होगा। ये मेनली 1175 में यूज करता है, मतलब स्टार्ट करता है इंडिया आने को। तो इस स्टार्टिंग के पीरियड में पहले तो ये आप 75 में मुल्तान को जीत लिया था, उसके बाद 1179 में पेशावर को जीत लिया, उसके बाद 1181 में वो लाहौर को जीत लिया, फिर 85 में सियालकोट को जीत लेता है। इस तरीके से वो आगे बढ़ते बढ़ते 89 में आता है भटिंडा तक। भटिंडा, अब भटिंडा के किला को भी, दुर्ग को भी ये जीत लेता है। और इसी समय पृथ्वीराज चौहान भटिंडा पे रूल कर रहे होते हैं और यहीं पर से युद्ध शुरू होता है। तो भटिंडा से ही पृथ्वीराज चौहान और इस मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध शुरू होगा, और वो कहलाएगा तराइन का फर्स्ट बैटल, 1191, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन 1191। यहां पर देखो हुआ क्या, एक तरफ मोहम्मद गौरी है
और एक तरफ अपने पृथ्वी राज चौहान ठड है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें ये गौरी जो है बुरी तरीके से हार जाता है और यहां से भागता है। भागता है कैसे? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इसे बोल देते हैं कि जाओ, मैं माफी मांगने वाले को नहीं छोड़ता हूं। मोहम्मद गौरी माफी मांगने लगा था, जान का के लिए दया का भीख मांगने लगा था, तो गौरी को छोड़ दिए पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ये सांप था धोखा देने वाला। अब सेकेंड बैटल होगा तराइन का, तराइन के मैदान में 1192। जस्ट नेक्स्ट ईयर वो आता है। इस बार गौरी पूरे दमखम के साथ आया। इस बार गौरी अपने साथ क्या लेके आया? तो 1,20,000 आर्मी को लेके आया। दूसरा गौरी अपने साथ घुड़सवार सेना यानी कैवेलरी को लेके आया। दूसरा लोहे का कवच यानी आयरन मैन बन के आया, समझ लो। और बहुत ही कह सकते हैं कि ना स्ट्रॉन्ग इसका आर्मी था उस वक्त जब ये जो लेके आया, और जो अपने साथ 10,000 जहरीले तीर को भी लेके आया। दूसरे पायदान में है अपने पृथ्वी राज चौहान ठड। ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये अपने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगे, नहीं मिला। जयचंद से मदद मांगे, नहीं मिला। इनके पास था 3 लाख सेना और घुड़सवार दोनों और 300 हाथी। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान हार गए क्योंकि गौरी ने यहां पर किया चालाकी। बहुत सारे किताबों में बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन एक जो मुझे बेहतर समझ में आता है वो यही कहानी है कि गौरी क्या किया था। युद्ध के मैदान में एक तरफ गौरी है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, बीच में बहुत सारे गायों को वो खड़ा कर दिया था। आप पृथ्वीराज चौहान बोले गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, इस कारण से वो तीर छोड़े नहीं और गौरी तीर पे तीर मारते गया, वो भी जहरीला तीर, जिससे पृथ्वीराज चौहान के सेनाओं का संख्या कम होने लगा और अल्टीमेटली वो हारे जाते हैं। नहीं पता कितना सच्चाई कितना फसाना, लेकिन एक कहानी ये भी है। दूसरा कहानी जो कि हमें चंदवर दाई की किताब से मिलता है, पृथ्वीराज रासो, जिसे चंदवर दाई ने लिखा। किताब का नाम है पृथ्वी राज रासो। इससे पता चलता है कि गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को ले गया अपने साथ अपने देश गजनी वाले इलाके में। यहां पर बहुत प्रताड़ित किया करता था पृथ्वीराज चौहान को। एक दिन गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी वान विद्या पता है, अर्थात ये पृथ्वीराज चौहान वो व्यक्ति हैं जो बिना देखे भी तीर निशाना में लगा देते हैं। तो गौरी क्या बोले कि भाई ऐसा है तो हमें भी तेरा ये कला देखना है, हमारे साथ सामने भी प्रदर्शन करो। तो एक तरफ गौरी बैठ गया अपने बड़े से कुर्सी में काफी ऊंचाई पर। इधर पृथ्वीराज चौहान खड़ा है, यहां पर घंटा लगा दिया गया, घंटे के तरफ आवाज आ रहा था, पृथ्वीराज चौहान को निशाना लगाना था। और पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था, पहले ही आंख फोड़ दिया गया था उनका। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके परम मित्र चंदवर दाई भी गए हुए थे वहां पर, उन्हें भी बंदी बनाया गया था, वो भी थे साथ में। तो चंदवर दाई क्या किए, पृथ्वीराज चौहान की तरफ देखें और जोर से बोले 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण। 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चुक तू चौहान। मतलब 4 बास 24 गज और 8 उंगली के दूरी पर तेरा निशाना चौहान सुल्तान बैठा हुआ है, और इस बार चौहान तुम चुकना मत, सुल्तान को मार गिराना। पृथ्वीराज चौहान समझ गए और सुल्तान की तरफ निशाना लगाए, सुल्तान इसमें मारा जाता है। ये भी एक कहानी है, नहीं पता कितना सत्य कितना फसाना, लेकिन जो भी है बेहतर है। अगला हम लोग देखते हैं, लेकिन इतिहासकार कुछ अलग बोलते हैं, खासकर वेस्टर्न हिस्टोरियन कुछ और बोलते हैं। वो बोलते नहीं, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो गजनी के अंडर सामंत बन गए थे, उसके गुलाम बन गए थे। इसी कारण से
राजस्थान के अजमेर में हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज देव और दूसरी तरफ श्री मोहम्मद संघ लिखा हुआ मिलता है। बहुत सारे सिक्के मिलते हैं जिसमें एक साइड कमल का निशान है, सॉरी उर्दू का कमला लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है, और दूसरे साइड मां लक्ष्मी की आकृति है। तो इसी कारण से इतिहास है, विवादित है, कहना मुश्किल है क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जो साफ पता चलता है वो ये है कि ये जो गौरी था भारत में अपने एक जनरल को बैठा दिया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में बैठा दिया था। अब गौरी आगे बढ़ना चाहा, आगे उसका हुआ होता है चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद से। जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान का हेल्प नहीं किया, यही जयचंद आज इसी मोहम्मद गौरी से हारा गया। अगर ये जयचंद हेल्प कर दिया होता पृथ्वीराज चौहान का तो ना चौहान हारते ना खुद जयचंद मारा जाता। अल्टीमेटली जयचंद को मार करके बनारस के हजारों मंदिरों को गौरी ने लूटा है। क्यों? बस पैसे के लालच में हजारों मंदिरों को लूटा। लास्टली हुआ क्या, इन सबों को लूट करके ऐसे ऐसे भारत में बहुत जगह अटैक किया, पंजाब में अटैक किया, लेकिन पंजाब में खोंखर जनजाति के लोग थे, उनसे उसका झगड़ा हो जाता है। इस तरह से बहुत जगह ये हाथ पैर मारा भारत में। अल्टीमेटली क्या होता है, 1206 ईस्वी में जब ये वापस जा रहा था भारत को लूट करके, सिंध नदी से क्रॉस कर रहा था, तो वहीं पर कुछ लड़ाकू जनजातियों ने इसे मार दिया और गौरी मारा जाता है, गौरी का मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के पहले ही गौरी क्या किया था, अपने 3 गुलाम, कौन कौन, यलदोजा, दूसरा कुवाचा और तीसरा ऐबक को अपने एरिया को सौंप दिया था। मेनली ऐबक को उसने इंडिया सौंपा था, इंडिया। और यही ऐबक से शुरू होगा क्या, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के साथ ही अपना मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये स्टोरी टेलिंग टाइप का जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है बेहतर लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से